Hello students, I Pravesh Kumar Bansal, your friend, teach you the subject of discrete mathematics. It is a very important subject. I think 22 marks, 20 to 22 marks always comes in the GATE exam from this subject. So discrete mathematics is not a particular subject. It is a combination of some tools that we discuss further. So in the pictures above, this is my profile. I am Pravesh Kumar Bansal. Currently I am assistant professor in Government Engineering College, Bharatpur, Rajasthan, and I am PhD pursuing from MNIT Jaipur, or I am qualified MTech from DTU in 2011, and I qualified GATE and NET, or I have 7+ years teaching experience. So let's start this subject and let's crack the GATE exam. So first I will teach you the discrete mathematics. Basically, what is the discrete mathematics subject? So discrete mathematics is a core subject. It is a core subject, not a practical subject. Means there is no lab regarding discrete mathematics. तो बेसिकली यदि हम बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए, तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टूल्स है जिनको हम यूज करते हैं इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो गेट में इसका 10 to 12 मार्क्स वेटेज है, बट ओवरऑल बात करें तो मैंने क्या कहा था 20 से 22 मार्क्स का आता है. इसको भी हम देखते हैं कैसे आता है. तो जनरली इसकी यदि हम बात करें तो ये सब्जेक्ट हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू के एग्जाम में और उन एग्जाम में कभी नहीं आता. बट ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए तो यूज नहीं है, बट ये हायर क्वालिफिकेशन, इफ़ यू डन एमटेक और पीएचडी, आप जब भी बेटा करोगे तो हमेशा क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स को हमें सॉर्ट आउट करने के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है. तो देयर आर सम डिफरेंट टूल्स, जैसे कि ये सेट थ्योरी है, एक ये टूल्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, ग्रुप थ्योरी है, ग्राफ थ्योरी है, प्रोपोर्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है. इसके अलावा हमारे और भी कुछ टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी है. इसके अलावा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. इसके अलावा जनरेटिंग फंक्शन के अंदर आ जाएगा. तो उसके अलावा क्या है बेटा, जो ग्राफ थ्योरी है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा 2 to 3 मार्क्स. बट यदि हम ग्राफ थ्योरी का ओवरऑल वेटेज देखें तो कुछ हमारा पार्ट क्या होता है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है, कुछ हमारा क्या है डाटा के थ्रू आता है. तो ओवरऑल यदि हम देखे जाए तो कंप्लीट जो ग्राफ थ्योरी है एटलीस्ट हमारी बेटा 10 मार्क्स की वेरी करती है, जो क्या है हमारी डिफरेंट सब्जेक्ट में आती है. तो ये हमारा क्या है, इट इज ए मैथमेटिकल टूल सब्जेक्ट. तो ये क्या है डिफरेंट ये टूल है, इट इज नॉट ए सब्जेक्ट. ये क्या है, हमने कुछ डिफरेंट जो टॉपिक्स थे उनको हमने कंबाइन करके एक सब्जेक्ट बना दिया है, जिसे हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं. कहीं कहीं पे बेटा इस सब्जेक्ट का नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड ग्राफ थ्योरी, कहीं कहीं पे क्या होता है ग्राफ थ्योरी एक अलग से एक सब्जेक्ट होता है कई यूनिवर्सिटीज में, बट यहाँ पे क्या है हम ग्राफ थ्योरी इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे. ओके, तो देर आर 2 बुक्स फॉर दिस सब्जेक्ट. फर्स्ट वन इज द रोशन, दिस इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन. ये बहुत ही अच्छी बुक है. ये इसका राइटर का नाम है रोशन, ROSEN. नेट पर तुम चेक कर लेना, तो ये बुक तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी. और ग्राफ थ्योरी के लिए दिस इज फेमस बुक नरसिंह देव, ग्राफ थ्योरी. तो ग्राफ थ्योरी के लिए चाहे तो मैं इससे अच्छी बुक कोई नहीं है नरसिंह देव. और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए ये मतलब इस समय ये देखा जाए तो इट इज ए बेस्ट बुक रोशन. So we start this subject. तो फर्स्ट वी स्टार्ट द सेट थ्योरी. सेट थ्योरी ज़्यादातर सब लोगों ने बेटा 11th 12th और अपने हाई स्कूल 12th उसमें भी पढ़ रखी होगी. तो हम जो तुम्हारी नॉलेज है उसको साथ में लेते हुए आगे तुम्हारे नॉलेज को और एनहांस करेंगे और देखेंगे कि गेट में किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी सेट थ्योरी पे आती है. तो बेसिकली क्या है, यदि हम बात करें सेट, तो सेट होता क्या है, यदि कोई मैं कहूँ कि सेट होता क्या है, तो सेट का क्या होता है बेटा, सेट इज यूज्ड, जो सेट होता है इट इज यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर. यदि हम बात करें सेट थ्योरी की, तो सेट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर. हमें क्या है ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर, हमें ये काम करना होता तो हम किसकी तरह करते हैं सेट से. जैसे हमने कहा इट इज ए देयर आर ए ग्रुप ऑफ लायंस, तो जो ग्रुप ऑफ लायंस हो गया वो क्या है एक सेट हो गया. तो वो क्या हो गया, हमने ग्रुप कर दिया, देयर इज ए ग्रुप ऑफ काउस. इसी तरह से क्या बेटा ये जो सेट होता है इट इज यूज फॉर ग्रुप ऑब्जेक्ट टुगेदर. और यदि इसकी बेटा मैं बात करूं एक मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूँ तो मेरी क्या हो गई फॉर्मल डेफिनेशन हो गई. मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या है जो डेफिनेशन क्या है, ए अनऑर्डर्ड वेल डिफाइंड
कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो अनऑर्डर का मतलब क्या हुआ, यदि मैंने कहीं पे सेट, यदि मैंने 1 2 3 लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं 3 2 1 लिखूं, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या है बेटा एक ही है, चाहे मैं 1 2 3 लिखूं चाहे 3 2 1, इसका मतलब क्या हो गया देयर आर 3 नंबर्स 1 2 3। तो ये क्या होगा अनऑर्डर। यहाँ पे हमारा ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता कि मैं 1 को पहले लिखूं या 2 को पहले लिखूं। और वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, यदि मैंने कहा कि कोई सेट हमारा सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या हो गया कि उसमें से हमारे अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे ABCD, बट उसमें यदि हमारा कोई नंबर नहीं आना चाहिए तो इट इज ए वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया कि मैं यदि किसी भी सेट में, यदि मैंने कहा कि 1 2 3 एक सेट है, तो मैं कोई भी सेट है जैसे 1 2 3 और यहाँ पे मैंने 3 को रिपीट कर दिया 2 को रिपीट कर दिया, तो उसके कोई मायने नहीं, इट इज नॉट ए सेट। सेट में क्या होगा हर चीज एक ही बार बेटा लिखी जाएगी, इट इज ए 1 2 3 देन 1 2 3, इट इज नॉट 1 2 3 3 2। तो इट इज ए यूनिक, मतलब यूनिक नंबर होना चाहिए, या इसको हम डिस्टिंक्ट कह दो चाहे यूनिक कह दो। इट इज कॉल्ड मेंबर्स ऑफ सेट ऑफ सेम टाइप। अब सेम टाइप का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, लेट सपोज बेटा मैं कुछ सेट्स लिखता हूँ और तुम उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट ए है, दिस इज 1 2 3 4, एक ये मैंने सेट लिखा है। एक सेट बी है AB 1 2, उसके अलावा क ख, एक सेट ये है। एक सेट सी जिसको मैंने लिखा सेट X that belongs to Z for 1 X। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, आई राइट हियर 3 सेट्स A B एंड C। तो फर्स्ट थिंग क्या है, मैंने क्या कहा था कि सेट की डेफिनेशन क्या है हमारी अनऑर्डर्ड। तो हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो 3 पहले लिखूँ या 4 पहले लिखूँ। वेल डिफाइंड मतलब हमारा बिल्कुल क्लियर कट है जो हमने लिख रखा है। और सेकंड थर्ड थिंग क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है डिस्टिंक्ट अलग अलग चीज़ें हैं 1 2 3 4, तो इट इज ए सेट। सेट बी, सेट बी क्या कहता है, तो यहाँ पे क्या है मैंने AB 1 2 क ख। अब यदि मैं कहूँ तो ये क्या है, यदि कोई कोई कहे तुमसे क्वेश्चन पूछे कि ये बी इट इज ए सेट और नॉट, तो क्या कहेंगे हम, क्या ये सेट है हमारा, आई थिंक इट इज नॉट ए सेट। यदि मैं बात करूँ सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हमारा अल्फ़ाबेट्स भी मिल रहे हैं 1 2 3 अल्फा काउंटिंग भी मिल रही है, क ख ग हिंदी अल्फ़ाबेट्स भी मिल रहे हैं, तो ये क्या है बेटा हमारा इट इज नॉट सेट। यदि मैं प्रॉपर्टी कहूँ कि इट इज ए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हिंदी अल्फ़ाबेट्स, देन AB 1 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या ये सेट नहीं हो पा रहा। यदि मैं कहूँ कि B इज द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ ऑल लैंग्वेज, तो उस केस में क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सेट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द डेफिनेशन कि हम किसके बेसिस पे कह रहे हैं कि इट इज ए सेट और नॉट। यदि मैंने कहा कि ये सेट ऑन मैथमेटिकल काउंटिंग सेट, तो उसमें क्या होगा सिर्फ 1 2 अलाउ होगा, AB क ख ग अलाउ नहीं होंगे। बट यदि मैंने कहा कि इट इज ए सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथ ऑल आर अलाउ, तो उस केस में क्या होगा बी इज ए सेट। सी क्या है बेटा, एक सी क्या है, ये इसका एक तरीका है लिखने का जिससे हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी हम इसको देखेंगे, इट इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है कि इसका मैं अभी इसको हम आगे इस पे और डिटेल पढ़ेंगे, बस हमें तो समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, सेट में हमारे वो एक्स आएंगे जो क्या कर रहे हैं जेड, जेड क्या होता है हमारा इंटीजर, जो हमारे क्या होंगे इंटीजर होंगे और उसकी रेंज क्या होंगी 1 to 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि मैं सी को मैं इधर लिखूं तो सी क्या हो गया हमारा सेट 1 2 3 4, आइदर आई राइट दिस वे आइदर राइट विद दिस सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा हमारे, ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यार जैसे ए लिखा है 0 2 4 6, तो 0 2 4 6 यहाँ पे देखो 0 2 4 6 का मतलब क्या हो गया, इट इज ए सेट ऑफ इवन नंबर। ये क्या हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर। यहाँ पे क्या है 1 3 5 7 9, तो इट इज ए सेट ऑफ ऑड नंबर। और सी ये क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी 1 to infinity, 1 to infinity हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे सी क्या हो जाएगा, ऑल द नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 1
to infinity is the set C. Okay. Now my question is, can you see this picture? So in this picture, can you say this is a set or not? It is a set or not? तो here your question is सर ये सेट तो है मगर ये किस रेफरेंस में है? कि यदि मैं कहूँ इट इज ए सेट ऑफ पॉलीगन, तो उस केस में तो क्या है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है बेटा, हमारा सेट है. बट इफ आई से सेट ऑफ ट्राइंगल्स या सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, तो उस केस में क्या होगा, इट इज नॉट ए सेट. तो हमारे क्या है, कुछ ही एलिमेंट हो रहे होंगे जो उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, सिर्फ वही सेट होंगे. बट ओवरऑल ये जितना पूरा हमारा सर्किल में, इट इज नॉट ए सेट. बट इफ आई से इट इज ए सेट ऑफ पॉलीगन, देन all the elements satisfy this property and then it becomes the set of polygons. Likewise this example, it is a set or not. तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, सर ये सेट तो है मगर किस रेस्पेक्ट में है? यदि मैं कहूँ कि सेट ऑफ क्लोज, तो क्लोज के केस में तो क्या होगा, इट इज ए कंप्लीट सेट. बट इफ आई से सेट ऑफ जींस, तो उस केस में क्या होगा, इट इज नॉट ए सेट. तो खाली क्या होंगे, यही प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई कर रहा होगा सेट ऑफ जींस में, और तो कोई नहीं आएगा. तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, हो सकता है कि जो सेट मैं कह रहा हूँ तो मेरी डेफिनेशन अलग हो, बट योर डेफिनेशन इज ऑल्सो डिफरेंट. तो हमेशा जब भी कोई कहे कि इट इज ए सेट और नॉट, तो हमेशा तुम्हारा क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये सेट है तो इसे हम किस रेस्पेक्ट में, सर आपकी डेफिनेशन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. तो उसी के बेसिस पे क्या होगी, सेट की डेफिनेशन सेट होगी. तो जो हमारा जनरली, यदि मैं किसी बुक की बात करूँ या रोजन की बात करूँ, तो हमेशा हम जो सेट को पढ़ते हैं, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर. तो हम इसको हमेशा कैपिटल लेटर A B C हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. और जो भी इसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने लिखा सेट A 1 2 3, तो हमारा ये क्या है, सेट A इसको बता रहा है कि ये कैपिटल लेटर में लिखा, तो ये क्या है, इट इज ए सेट. और जो ये 1 2 3 है, ये क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स आइदर मेंबर्स ऑफ सेट. और जो भी लोअर केस होंगे वो किसको बताते हैं, लोअर केस में हम उसके अंदर के एलिमेंट को बताते हैं, और कैपिटल केस से हम सेट की डेफिनेशन बताते हैं. अब क्या होता है बेटा, कई लोग ये पूछते हैं तुमसे, जैसे कि ये सेट A 1 2 3 है, तो क्या मैं 1 बिलोंग्स टू A लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? इसका मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू. तो बिलोंग्स टू का मतलब क्या हो गया कि क्या हमारा 1 A में प्रेजेंट है, हम चेक कर रहे हैं. या हाँ सर, यहाँ पे सर हमारा 1 सेट A के अंदर प्रेजेंट है, देन आई से 1 बिलोंग्स टू A, लाइकवाइज 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A. बट इफ आई से क्या 4 हमारा बिलोंग्स टू A है या नहीं है, तो उस केस में तुम्हारा आंसर होगा सर नहीं, इट इज नॉट बिलोंग्स टू A बिकॉज 4 इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट A. नेक्स्ट है कार्डिनेटी ऑफ सेट. तो कार्डिनेटी क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट. तो हमारा जैसा भी सेट A था 1 2 एंड 3, तो उस केस में कार्डिनेटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड. ये कार्डिनेटी ऑफ A मीन्स टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 1 2 एंड 3. देयर आर टोटल 3 मेंबर इन द सेट A. तो कार्डिनेटी ऑफ सेट इज 3. लाइकवाइज हियर एक एग्जांपल 0 to 4 6, तो यहाँ पे से कार्डिनेटी क्या हो गई, 4. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या कहता है हमारा, अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, हम सेट को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो मोस्टली देयर इज ए 2 वे. एक तो क्या हो गया, जिसमें हमने डायरेक्ट हम उसके एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मैंने कहा कि सेट A 1 2 3, और सेकंड मैंने क्या कहा, सेट A इज द X वेयर X बिलोंग्स टू Z एंड X की जो मैंने कह दिया कि जो उसकी रेंज है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3, या जो भी मैंने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी. तो ये क्या होता है, इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. और ये वाला जो होता है, इसको हम कहते हैं टेबुलर. जो यहाँ पे हमने सामने लिखा है टेबुलर, या इसको हम कहते हैं रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. तो टेबुलर जो रोस्टर रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या होता है हमारा,
एक्चुअली हम लिस्ट करते हैं एलिमेंट को, हम एक्चुअली एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, जिसमें उसको हम क्या कहते हैं बेटा, टेबुलर। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि इट इज ए सेट ऑफ वोवेल्स। तो वोवेल्स क्या है हमें मालूम है, सिर्फ 5 ही है, तो 5 को हम लिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, या मैंने कहा सेट ऑफ 1 2 3 4, तो इसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। मगर जब इसको हम यूज कब कर सकते हैं, जब हमारे पास कम कम एलिमेंट है 4 5, तो उस केस में तो हम इसको लिख सकते हैं। बट यदि मैं कहूँ कि सेट ऑफ लाइन्स मैंने कहा, तो अब सेट ऑफ लाइन्स के लिए तो हमारा क्या होगा, हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ लाइन्स कितना है। लेट्स सपोज यदि 1000 लाइन है भी, तो क्या मैं 1000 लाइन को यदि इन सबके मैंने कोई यूनिक नेम दे रखे, तो क्या मैं ऐसा सेट बना सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पे क्या है, ये 100 टाइम्स मैं उनके सबके कोड लिखूंगा तो क्या होगा, इट टेक्स सम टाइम। तो उसके जगह पे क्या करूंगा, यदि इनके बीच में कोई पैटर्न होगा तो उसके बेसिस पे क्या है, मैं एक डेफिनेशन क्रिएट करूंगा, उसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म करूंगा। तो जो गेट में जो हमेशा क्वेश्चन आते हैं जनरली क्या है कि बेटा टेबुलर रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। जनरली जितने भी गेट में क्वेश्चन आते हैं वो हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में आते हैं, जिससे वो तुम्हारी दो चीज चेक कर सकते हैं। एक तो क्या है कि क्या तुम्हें कोई भी डेफिनेशन यदि हमने लिखी तो तुम क्या उसको रीड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सेकंड थिंग क्या है, अब तुमने उसको पढ़ने के बाद क्या तुम उससे सेट बना सकते हो नहीं बना सकते हो। तो ये दो चीज़ें तीसरी क्या हो जाएगा, जो भी उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा होगा उसके बाद वो चेक हो जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, बट हम कभी कभार क्या होता है, सेट फिल्टर फॉर्म देख के हम लोग घबरा जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या हम सेट बनाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो हमारा टेबुलर और रोस्टर रिप्रेजेंटेशन हम सेट कभी यूज करेंगे, व्हेन सेट कंटेन फ्यूअर एलिमेंट्स। और ये क्या होता है, जनरली हमारा सिंपल होता है, बिल्कुल क्या होता है बेटा, सिंपल होता है। तो ये क्या होता है, स्मॉल सेट के लिए हम यूज करते हैं और बहुत ही सिंपल होता है, जो तुम्हारे सामने है वही हमें दिख रहा है। तो ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए क्या है, हमारा ये पर्टिकुलर परफॉर्मा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हमने क्या यहाँ सेट का नाम लिखा एस, और उसके बाद हमने ये जो लिखा एक्स। तो एक्स क्या बताता है, ये इसके एलिमेंट होंगे, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। एक्स क्या है बेटा, एलिमेंट ऑफ सेट एस। और ये क्या है, एस इज द नेम ऑफ द सेट। और इसके आगे क्या है यहाँ पे बेटा, इसको सच दैट, इसको क्या बोलते हैं हम, सच दैट सेटिस्फाई समथिंग, कुछ क्राइटेरिया जो मैंने कुछ लिखा होगा, कोई भी डेफिनेशन दी होगी, तो वो क्या होगा, हमारा सेट एस होगा। तो मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे एलिमेंट जो इस क्राइटेरिया को हमारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो एक्स क्या होंगे, हमारे इस सेट एस के एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा सेट ए, तो यहाँ पे क्या है, एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10। तो यहाँ इसका क्या होगा बेटा हमारा, यदि इसको हम एक बार इसको चेक करो, स्टॉप करके एक बार पहले इसको एक बार लिखो और उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखना। तो एक्स इज ऑड पॉजिटिव नंबर लेस देन 10। तो हमारे कौन कौन से पॉजिटिव नंबर हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9। तो मैं या तो मैं 1 3 5 7 9 लिखता, या फिर मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ऐसे ही इसके लिए क्या हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट भी हो एंड ये क्या हो बेटा, साइन एंड का, एंड एक्स इज वोवेल, वो वोवेल भी होना चाहिए। तो क्या हो गया, ए ई आई ओ यू। इसी तरीके से क्या है, सी बी वाला क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता है बेटा हमारा, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो हमारा ये क्या हो गया, 1 to इन्फिनिटी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया, 1 to इन्फिनिटी एंड क्या लगा, एक्स लेस देन 5। तो इसका मतलब कहाँ से, हमारे 1 से स्टार्ट होंगे और 5 से छोटे, तो 1 2 3 4। और इसी तरीके से ये क्या है, एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। एंड एक्स बिलोंग्स टू 2, एक्स रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारे इंटीजर आएंगे जो 2 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे इंटीजर की जो रेंज होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या होंगे, -2 0 +2 +4, इस तरह से ये बेटा हमारा एक इन्फिनिटी सेट होगा। तो हमारा जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो काय के लिए यूज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स सेट। जहाँ पे हमें डायरेक्ट नंबर लिस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो हम वहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स सेट, या फिर क्या कहो लार्ज सेट के केस में हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की बात करें तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, हम यदि सिंपल एक बात करूं, मैं सेट के रेस्पेक्ट में बात नहीं करता, मैं एक सिंपल बात करता हूं, हम फाइनाइट किसे कहते हैं, व्हाट इज फाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो चीज काउंटेबल हो,
फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जो चीज काउंटेबल हो उसको हमने क्या कहा, फाइनाइट है, और जो चीज क्या हो, अनकाउंटेबल हो, दैट इज इनफाइनाइट। अब फाइनाइट का मतलब क्या हो गया, इफ देयर आर एग्जैक्टली एन एलिमेंट इन एस, इसका मतलब क्या हो गया कि हम काउंटिंग कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि देयर आर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इस केस में क्या होगा, इट इज ए फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि सेट ए 1 2 3 4, तो हमें यहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे, देयर आर 4 एलिमेंट, तो हमने क्या कह दिया, इट इज ए सेट ऑफ ए, मतलब ये इट इज ए फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या है, जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि उसका एंड ही क्या है, जैसे मैंने कहा इनफाइनाइट सेट में सेट ऑफ स्टार्स, सेट ऑफ स्टार्स, तो क्या हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, तारों को कभी कोई काउंट नहीं कर सकता है, डेट इज इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से कहाँ पे खत्म होते हैं, तो इट इज ए इनफाइनाइट सेट। तो यदि मैं बेटा मैथमेटिकली यदि मैं थोड़ी सी बात करूँ इनफाइनाइट और फाइनाइट की, तो हमारा क्या है, कोई भी जो सेट है, सेट है वो क्या हो सकता है हमारा, एम्प्टी भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो सेट क्या है हमारा, नॉन एम्प्टी हो। अब क्या होगा, सेट बेटा हमारा एम्प्टी है, तो क्या वो काउंटेबल है, इट इज ए काउंटेबल और नॉट। एम्प्टी का मतलब क्या है, हमें मालूम है कि इसमें देर आर नो एलिमेंट, तो नो एलिमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो से, तो हमने यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, तो हमेशा क्या होगा, एम्प्टी सेट क्या होगा, काउंटेबल होगा। और जो नॉन एम्प्टी जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगेन देर आर टू थिंग्स, आइदर इट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो फाइनाइट तो क्या होगा, हमेशा हमारा काउंटेबल होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, काउंटेबल होगा तभी वो फाइनाइट हुआ। इनफाइनाइट में बेटा अगेन क्या होगी, बेटा दो चीजें हैं, इनफाइनाइट में कुछ सेट हमारे ऐसे हो सकते हैं कि काउंटेबल भी हो सकता है, यहाँ पे बेटा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर दिखाता हूं, मैंने कहा इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट जो सेट होंगे या तो क्या होंगे बेटा, वो काउंटेबल भी हो सकते हैं, आइदर अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में क्या हो सकता है और इनकाउंटेबल में क्या हो सकता है, तो बेसिकली देखा जाए तो बेटा काउंटेबल का मतलब क्या हो गया कि क्या मैं किसी इनफाइनाइट सेट को मैं काउंट कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है, यदि मैं बात करूं तो सिंपल क्या होता है, यदि हमने कहा कि काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब क्या है, 1 to 1 मैपिंग, यदि मैं किसी को 1 to 1 मैप कर सकूं, देन आई से इट इज ए काउंटेबल, अदरवाइज इट इज नॉट काउंटेबल। 1 to 1 मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ 1 2 3, या भी मैंने कहा कि देर आर 100 नंबर्स, तो मुझे 100 एलिमेंट को काउंटिंग करनी है, तो मैंने क्या कर दिया, मैप कर दिया 1 एलिमेंट फ्रॉम 1 2 to 2 3 to 2, तो इस तरह से क्या है, मैंने काउंटिंग कर ली, मेरे पास 100 एलिमेंट पहले से थे और उसी से मैंने 100 को क्या कर दिया, मैपिंग कर दी, तो दैट मीन्स इट इज ए फाइनाइट सेट। तो लाइक वाइज फॉर इनफाइनाइट केस हम कुछ समहाउ हम क्या कर सकते हैं, कुछ अनकाउंटेबल सेट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, जैसे नेचुरल नंबर है हमारा, नेचुरल नंबर की रेंज जो होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, उसकी रेंज होती है हमारी +1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारी इंटीजर, इंटीजर को मैंने कहा जेड, तो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी रेंज क्या होती है, -इन्फिनिटी से हमारी -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 टू इन्फिनिटी। और नेक्स्ट रेंज इज रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जिसकी रेंज क्या होती है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। और यहाँ पे क्या है हमारा, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में भी क्या है हमारे इनफाइनाइट हमारे रियल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो जैसे नेचुरल नंबर और इंटीजर, तो हमारे जो इंटीजर नंबर है, यदि मैं कहूँ कि नेचुरल नंबर हमारे काउंटेबल है, लेट सपोज आई से कि नेचुरल नंबर क्या है हमारे काउंटेबल है, तो क्या मैं इंटीजर को भी बना सकता हूँ कि कह सकता हूँ कि इट इज ए काउंटेबल और नॉट। जैसे मैं कहूँ कि जैसे कंप्यूटर सी प्रोग्रामिंग की बात करूँ, इन द केस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो सी प्रोग्रामिंग में जब हम कैरेक्टर की रेंज देखते हैं, कैरेक्टर रेंज,
तो क्या होती है -256 टू 255 यही होती है। बट यदि मैं कहूँ कि अनसाइंड, मुझे अनसाइंड नंबर चाहिए, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये सॉरी ये रेंज, सॉरी आई मिस्टेक, तो करेक्टर की रेंज क्या होती है -128 टू +127 होती है। और जब मैं बात करता हूँ बेटा अनसाइंड की, तो अनसाइंड के केस में क्या होगा, नेगेटिव नंबर नॉट अलाउ, तो ये रेंज क्या हो जाती है हमारी, डबल हो जाती है, डेट बिकम्स 0 टू 255। तो लाइक वाइज मैं तुम्हें जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो इसमें क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ऊपर वाले इसको एग्जाम्पल से इसको कंपेयर करो कि ये क्या है हमारा इंटीजर की रेंज है और ये क्या है हमारा नेचुरल नंबर। एक तरीके से इसको बेटा इस तरह से कंपेयर करो। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मैं 1-to-1 मैपिंग की बात करूं, तो नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर दोनों लगभग इक्विवेलेंट है। यदि मैं कहूं कि नेचुरल नंबर इज काउंटेबल, देन आई आल्सो से इंटीजर इज आल्सो काउंटेबल बिकॉज बोथ हैव सेम नंबर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ नेगेटिव में बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या है पॉजिटिव में बात कर रहा हूँ। यदि मैं कहा कि 1 को मैं 1 से काउंट कर सकता हूँ, 2 को 2 से काउंट कर सकता हूँ, 3 को 3 से कर सकता हूँ, तो हमारा क्या है माइनस को भी मैं काउंट कर सकता हूँ। मैं इसको कहूँ कि इट इज ए 1 टाइम इन्फिनिटी, इट इज ए 2 टाइम इन्फिनिटी, बस ओनली डिफरेंस इज दिस। तो इस पे बेटा देखो मैथमेटिक्स में बहुत इसमें डिटेल डिस्कशन है, तुम इसको पढ़ सकते हो, और जिसको पढ़ना है तो रोशन बुक में जाओ, और इट इज़ ए वेरी गुड कॉन्सेप्ट। और अभी तक ये एक्चुअल में क्या है कि रिसर्च का टॉपिक आज भी ये है, ये कि हाउ वी मेक कि इनफाइनाइट सेट हमारे कुछ हमारे काउंटेबल होते हैं, तो वो कैसे हो सकते हैं। ओके और आई होप ये तुम्हें लेक्चर ये यहाँ तक का तुम्हें ये जो मैंने बताया अभी इनफाइनाइट सेट को हमने कैसे कर लिया काउंटिंग, ये तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये मैंने तुम्हें बताया कि सेट क्या होगा, इम्पिटी होगा, नॉन इम्पिटी होगा, फाइनाइट, इनफाइनाइट। तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट में भी कुछ हमारे काउंटेबल होंगे, कुछ क्या होंगे हमारे अनकाउंटेबल होंगे। तो यदि हमारी 1-to मैपिंग पॉसिबल होगी तो वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, इट इज ए अनकाउंटेबल। तो देयर आर सम क्वेश्चन, तो ये मुझे बताओ बेटा कि नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए क्या है, ऑप्शन है द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज काउंटेबल। कैन यू से सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज काउंटेबल, ये भी हमने देखा था, क्या ये काउंटेबल है, यस इट इज ए काउंटेबल। सेट ऑफ इंटीजर डेटा मल्टीप्लाई ऑफ 7 इज काउंटेबल, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये भी काउंटेबल है। सेट ऑफ इवन इंटीजर इज काउंटेबल, ये भी काउंटेबल है। द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0 एंड ये वाला क्या है, मैंने अभी बताया था, इट इज नॉट काउंटेबल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन पूछा तो उसका आंसर क्या हो गया, डी। बाकी सब हमारे काउंटेबल, बेटा ये क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर इज नॉट काउंटेबल। नेक्स्ट है ये हमारा गेट का, ये भी क्या है, गेट का गेट 2018 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट इज ए योर होमवर्क प्रॉब्लम, तो उसको एक बार देखो और इसका आंसर फाइंड आउट करो कि मैं इसमें तो कुछ तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। पहले जो एन है, एन क्या हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की रेंज कहाँ से होती है, +1 टू इन्फिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। तो इसमें क्या है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। तब यहाँ पे हमें अलग अलग सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है हमारा, जो हमारा क्या होता है P/Q की फॉर्म में होते हैं, ये तो होता है रैशनल, रैशनल होता है, और एक क्या होता है, इरैशनल होता है। इरैशनल में क्या होता है, वो हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं, और रैशनल में P/Q की फॉर्म में लिखे होते हैं। बट क्या होता है इरैशनल में, क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग, ये सब क्या होगा, इरैशनल नंबर होता है। सेट ऑफ फंक्शन फ्रॉम 0, 1 टू नेचुरल, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी फंक्शन तुम लोगों ने पढ़ा नहीं, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं। 0, 1 टू n का मतलब क्या हो गया कि हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं, इट रिप्रेजेंट 1-to-1 मैपिंग। बट ये क्या हमारा मैपिंग वाला नहीं है, ये उल्टा है। और क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये भी क्या है बेटा हमारा काउंटेबल है। तो इसमें बेटा हमारे कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसका आंसर क्या होगा, Q&S। तो Q&S ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इसको चेक कर लेना। अभी इसमें मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रखी, इसलिए मैंने इसमें प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो रहा। जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे तब इस पर हम क्वेश्चन पर दोबारा आएंगे। नेक्स्ट इज द नल सेट और इम्पिटी सेट।
तो अब हमारा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि नल सेट क्या होता है हमारा और एम्प्टी सेट क्या होता है। तो नल सेट का मतलब क्या हो गया, अब हमें कोई चीज़ यदि हमारी कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट में, या सेट ए मैंने कहा कि उसकी कोऑर्डिनेट 0 है, या मैंने कहा देयर इज नो एलिमेंट, तो उसको क्या कहेंगे मैं, नल सेट या एम्प्टी सेट। तो अब जनरली क्या है कि मैं सेट जो भी होता है ए, तो सेट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करता हूँ। अब यदि किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा और मुझे एज इट इज ऐसे लिखना पड़ेगा। अब ऐसे लिखने में क्या है, हो सकता है कि कोई कन्फ्यूजन हो जाए, जब तुम दोबारा इसको रीड कर रहे हो तो तुम सोचो कि सर क्या हो सकता है कि मैं कोई एलिमेंट लिखना भूल गया हूँ, या इसके अंदर क्या पता सर 1 था मगर मैं लिखना भूल गया हूँ, या फिर कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में डाउट चलेगा। तो मैथमेटिशियन ने इस पर रिसर्च करी, उन्होंने क्या कहा कि हम इसको ऐसे तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, इसके अलावा एक सिंबल और बना देते हैं जिससे क्या है कि बाद में कोई कंफ्यूजन हो ही ना। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक सिंबल बना दिया फाई, जिससे क्या है कि बाद में हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि इट इज क्यों, हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई थी। तो जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। और जिसके अंदर हमेशा सिर्फ ओनली वन एलिमेंट, जिसके अंदर खाली वन एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, इफ ऑल द सेट अंडर इन्वेस्टिगेशन आर सबसेट ऑफ ए फिक्स सेट देन सेट कंटेनिंग ऑल ऑब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन इन वेन डायग्राम इट रिप्रेजेंट बाई रेक्टेंगल। तो बेसिकली देखा जाए तो ये डेफिनेशन तुम्हें को समझ में नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहता है कि जितने भी हमारे सेट हैं, मतलब कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड की यदि बात करो तो मैं यदि हम जैसे हम बात करते हैं कि हम तो यार अभी पृथ्वी प्रेजेंट है, मगर पृथ्वी के अलावा और भी बहुत सारे ग्रह हैं और ये पूरा ब्रह्मांड है, तो इस तरह से क्या है वो हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। इसी तरह से यदि हम सेट को, अब हम सेट के रिस्पेक्ट में तो हम कह नहीं सकते कि बेटा क्या होगा ब्रह्मांड, तो हमने क्या करा, इसको एक वेन डायग्राम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या कहा कि मैंने कहा कि ये सेट ए है, तो सेट ए और इसके बाहर जितना भी हमारा इस डायग्राम के अंदर है डेट इज द यूनिवर्सल। और यही हमारा फंडा क्या होता है, कॉन्सेप्ट। लेट सपोज जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सल को बेटा हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है कि यूनिवर्सल हमने कह दिया इनफाइनाइट है इन द केस ऑफ सेट थ्योरी, क्योंकि हम फिर कैसे उसका फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन कौन से सेट हमारे एलिमेंट इसमें नहीं आ पाए हैं। तो यूनिवर्सल क्या है, लेट सपोज जैसे मैंने कहा कि देर आर ओनली 10 एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमेशा क्या होगा, जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो कोई भी जो सेट ए होगा या सेट बी होगा तो उसमें हमेशा क्या होंगे, इस यूनिवर्सल के ही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं 11 12 लिखूंगा तो इट इज रॉन्ग, वो क्या होगा, सेट का पार्ट नहीं हो। ओके, नाउ वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज द सबसेट ऑफ सेट। तो सबसेट ऑफ सेट क्या कहता है हमारा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे डायग्राम में देखो तो सेट ए हमारा क्या है, यहाँ पे 1 2 3 सेट ए क्या है बेटा हमारा 1 2 एंड 3, एंड सेट बी क्या है हमारा 1 2 3 4 5। तो हमारा क्या है, यदि कोई सेट के, जैसे ये सेट ए है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3, इट इज ए ऑल्सो मेंबर ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो सेट ए है वो हमारा बी का क्या है, एक सबसेट है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, तो उसको मैंने डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे। तो ये क्या है, सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, और ये जो बाहरी जो ऊपर वाला सेट है दैट इज द सेट बी। ये इसको हम कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये क्या है, इसका सुपर सेट हो गया, सुपर सेट, या मैं कहूँ कि ए इज द सबसेट, या तो मैं कहूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, और या मैं क्या कहूँ बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अब एक बेटा एक बहुत सारी चीजें हैं इसको, तो जो सब सेट होता है, सब सेट को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, जिसको हम ये कहते हैं बेटा ये तुम लोगों ने हमेशा बनाया होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सब सेट। तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, तो एक ये वाला जो नोट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है इधर वाला, ये
It note that to show that A is not a subset of B, we need only find one element X that belongs to A with X not belongs to B. To show that A is a subset of B, so that if X belongs to A, then X belongs to B. अब बेसिकली ये लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बेटा सिंपल एक लाइन तो पहले मैं ये लिखूंगा, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा. इसका मतलब क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अब इसने यहाँ पे देखो बेटा ये लाइन क्या लिखी है, इसने ये कहा है कि यदि मेरे सेट में ए में मेरे 1 2 3 और मैंने कहा कि एक एलिमेंट 6 है और एक सेट बी है जिससे मैंने कहा कि उसके पास 1 2 3 4 5 है, तो उस केस में कहूँगा कि मैं सेट ए क्या है, मेरे पास बी का सबसेट नहीं है यदि उसके पास एक भी एलिमेंट ऐसा है जो बी के अलावा है. तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेट ए क्या हो गया बेटा, हमारा बी का सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 तो हमारे बी में प्रेजेंट है बट 6 प्रेजेंट नहीं है. लाइक वाइज बी में देखे तो 1 2 3 तो प्रेजेंट है बट 4 5 प्रेजेंट नहीं है. तो ना उस केस में हमारा सेट ए का ए बी का होगा और ना हमारा सेट बी हमारा ए का सेट होगा. अब ये मैंने एक लाइन लिखी थी जो अभी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हमारा ए हमारा खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा, या फिर ए हमारा क्या होगा. ये दो चीजें लिख रहा हूं मैं. एक मैंने क्या लिखा बेटा, ए इज द सबसेट ऑफ ए. ये देखो ये क्या बेटा, सबसेट. ये वाला क्या है हमारा, सबसेट. अच्छा इसमें मैंने एक चीज तुम्हारी मिस कर दी बेटा, प्रॉपर सबसेट. एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड पढ़ते हैं. क्या है बेटा, एक प्रॉपर सबसेट. तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, हमेशा हमारा इससे रिप्रेजेंट होगा और जो सबसेट होगा वो हमारा इससे रिप्रेजेंट होगा. तो प्रॉपर सबसेट हमारा क्या कहता है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया, यदि मैं कहूं कि सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमारा ए क्या है, यदि प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो वो कब होगा, उस केस में होगा जब ए के अलावा बी के पास एटलीस्ट, मतलब ए वाले तो सारे एलिमेंट होंगे ही होंगे, उसके अलावा क्या है कुछ एलिमेंट बी के पास अपने खुद के होंगे. तो उस केस हम क्या कहेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. क्या होगा, हमारा ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब क्या होगा ए के सारे एलिमेंट तो बी के पास होंगे ही होंगे, उसके अलावा क्या है कुछ एलिमेंट जरूर उसके पास एक्स्ट्रा होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे सेट ए के पास 1 2 3 था और बी के पास क्या है, सेट ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और उसके अलावा 4 5 को एटलीस्ट एक भी एलिमेंट यदि उसके पास एक्स्ट्रा है, तो देन वी से द बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, या मैं कहूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, या मैं कहूँ यहाँ पे तो क्या है बेटा एलिमेंट एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी. और यदि मैंने ये कहा होता, लेट सपोज ए इज द 1 2 3 एंड बी इज ऑल्सो 1 2 3, यदि हमारे दो सेट इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, आइदर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए. तो यदि मैं इन दोनों मैथमेटिकल इक्वलिटी को देखूं तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों ए हमारा बी के सबसेट है और बी हमारा सेट ए का सबसेट है. तो ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, हमारा सेट ए बी के इक्विवेलेंट होगा. तो हम इसको इस तरह से मैथमेटिक्स में इसको इस तरह से प्रूव करते हैं. तो ये ऊपर बेटा ये देखो मैंने कुछ 3 चीज़ें ये लिखी हैं, ये 3 ये थ्योरम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनका बहुत ज़्यादा यूज कराया जाता है इन द गेट एग्जाम और अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम में. तो सबसे पहले मैंने भी एक चीज तुम्हें इससे पहले बताई थी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जो ये बताया मैंने, ए इज अ सबसेट ऑफ ए. अब ये देखो बेटा ए में क्या हमारे 1 2 3 एलिमेंट है, तो मैं क्या कहूंगा 1 भी हमारा ए का सबसेट है, 2 भी इसका सबसेट. इसका मतलब क्या हो गया, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. चाहे मैं बी लिखूं चाहे सी लिखूं, सब क्या होंगे, ए खुद का तो वो सबसेट हमेशा होगा ही होगा. और दूसरा क्या है,
जब मैंने कहा कि सबसे बड़ा सेट कौन सा हमारा यूनिवर्सल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो ये सेकंड वाला हो गया, और एवरी सेट ऑफ इटसेल्फ। और दूसरा थर्ड क्या है, यदि उस सेट के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, फाई तो हर सेट का हमारा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। तो इम्प्लिसिट सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये तीनों बेटा डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हमारी काम आती है। नेक्स्ट वन इज द इक्वलिटी ऑफ सेट, ये मैंने तुम्हें बताया। तो ये कब होगा, जब हमारा ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या होगा, ए इक्वल टू बी। और इसको यदि मैं मैथमेटिक्स में बोलूँ तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ऑल एक्स एक्स डेट बिलोंग्स टू ए सज। और ये क्या होगा, दोनों दोनों का हमारे कंपेरिजन हो गए, एक्स डेट बिलोंग्स टू बी, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे से कंपेरिजन होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा इक्वलिटी ऑफ सेट। तो आज का लेक्चर बेटा हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द पावर सेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।